Morning students. Today we are going to discuss the first question paper for GNT. GNT के लिए आपको जो पहला पेपर दिया हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास था कि ईच मैन एंड ईच वुमन, कलर ज़रा चेंज कर लें हम ताकि पढ़ने में और मज़ा आए। तो ईच मैन एंड ईच वुमन डैश अ वोट, हैव, कैन, हैज़, मस्ट। अब देखेंगे हैव लगा सकते हैं क्या। हैव इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ईच और ईच मैन एंड ईच वुमन, यहाँ पे जब भी ईच का प्रयोग हो जाता है तब हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हैव का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। फिर कैन, भाई कैन वोट कर सकते हैं क्या? हर आदमी और हर महिला कर सकते हैं क्या वोट? तो जी नहीं, हाँ, हर कोई नहीं कर सकता। अब भाई कोई विदेशी आदमी है, वो भारत में आके कैसे वोट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम कैन का भी प्रयोग नहीं कर सकते है ना भाई, वोटिंग के लिए भी कुछ ज़रूरी है ना कि यहाँ का नागरिक हो, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हैज़ तो सब, वोट तो सबके पास होता है, या फिर एवरीवन हैज़ वोट। तो बात क्या है, मस्ट वे वोट है ना, सबको वोट करना ज़रूरी है। वोटिंग कैसा है, एक राइट है जो सबको दिया है और वो करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मस्ट लगेगा, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट एनिमल्स विच आर नॉक्टरल हैव अ शार्पर डैश एट नाइट देन इन द मॉर्निंग। नॉक्टरल एनिमल यानी क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो रात को घूमते हैं, रात को भ्रमण करते हैं, तो उनका शार्पर क्या होता है? विज़न होता है। जी हाँ, विज़न, उनका विज़न यानी देखने की जो शक्ति होती है उसको विज़न कहते हैं। क्यों? अब बाकी क्यों नहीं आ सकते? साइट का मतलब सिर्फ दृश्य होता है, आई का मतलब आंखें होता है। अब दृश्य मतलब जो बाहर दिखाई देता है वो थोड़ी शार्प होगा भाई, आंखें थोड़ी शार्प होगी भाई। बिलीफ यानी विश्वास होता है या आस्था होता है, तो आस्था भी शार्प नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू लिटर, लिटर का मतलब होता है कचरा करना। यू डैश टू पे अ फाइन, अगर आप कचरा करेंगे तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं पे करना पड़ेगा ऐसा सेंस कहाँ से निकलेगा। देखो, इफ़ यू लिटर मतलब यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। इफ़ यू, देखो क्या होता है, इफ़ से अगर हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो ये दोनों ही सेंटेंसेस फ्यूचर में होते हैं, ठीक है। और जब जो पहला सेंटेंस जो इफ़ के साथ हम लिखते हैं उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लिखना होता है, तो इसलिए अब यहाँ पर विल हैव का प्रयोग होगा। अब देखेंगे वुड हैव का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर विल हैड कोई कंस्ट्रक्शन होती ही नहीं है, वुड हैड भी कोई कंस्ट्रक्शन होती ही नहीं है। विल के साथ यह हैव का प्रयोग होता है, वुड के साथ भी हैव का ही प्रयोग होता है, ठीक है। और वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, तो ये तीनों ही कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र, उसने महाराष्ट्र से यात्रा शुरू करी, है ना। और कम है ना, कहाँ तक? कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ठीक है। महाराष्ट्र से कर्नाटका लिखा है, ये कर्नाटका दिख रहा है, कर्नाटका है ये, कर्नाटका। तो ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। कहाँ से निकला वो? महाराष्ट्र से। कहाँ जाने के लिए? कर्नाटका जाने के लिए। और जाने का, कहीं से जुड़ने का संबंध किससे बताया जाता है? टू से। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? टू का। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, अभी इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब की आवश्यकता ही नहीं है। इनटू का प्रयोग तो गति के उसमें करते हैं, है ना, गति के, है ना, गतिशील जब होता है कोई चीज़, एक गति के साथ एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग करते हैं। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, और इस तरह का सेंस यहाँ पर लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, सेंस निकलेगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनी अ मैन, अब मेनी अ मैन इम्प्रिजन्ड डैश इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल इन फासिस्ट कंट्रीज, है ना। बहुत सारे लोगों को, जो फांसीवादी देश है वहाँ पे बगैर किसी जो है
कोर्ट में ट्रायल के बगैर किसी सुनवाई के सीधे फांसी दे दी जाती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस में किसी ने हत्या कर ली, कुछ कर लिया तो उसको जेल में रखते हैं, केस चलता है। उन देशों में ऐसा नहीं होता। फासिस्ट कंट्रीज़ में क्या होता है, उठा के सीधा फांसी दे देते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि मेनी अ मैन। अब मेनी अ मैन, मेनी के साथ जब भी ए का प्रयोग हो जाए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर वर्ब हमारे पास है इज़, इसलिए आर का प्रयोग, वर का प्रयोग और हैव बीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्लूरल वर्ब है। आगे देखते हैं, आई नो टू, आई नो टू, आई नो टू डैश यू वर अल्यूडिंग। अल्यूड का मतलब वैसे धोखा देना होता है। आई नो टू, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। whom you were alluding, जिसे तुम धोखा दे रहे थे, जिसे तुम धोखा दे रहे थे। you are, जिसे तुम धोखा दे रहे हो, you are alluding, व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को धोखा दे रहे हो। यहाँ व्यक्ति जो है वो एक्शन का रिसीवर है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होने में विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह, हु का नहीं, वेयर का भी नहीं, इन तीनों का ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं और देखेंगे, यही सवाल हमारे पास फिर से है। अगला सवाल देखते हैं, इफ़ आई वर, अगर मैं तुम्हारा, है ना, इफ़ आई वर डैश आई वुड एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुडंट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट, इस तरह का व्यवहार मैं स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे देखेंगे व्यवहार स्वीकार करने वाली बात है, मतलब यहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ये ठीक है, और ये वर के साथ, इफ़ आई वर, अगर मैं होता तुम, ठीक है, मैं होता वह, या मैं उसकी जगह होता, इफ आई वर ही का प्रयोग यहाँ पर होगा, हिम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ही जो है ये एक्शन कर रहा है। बाकी देम, ठीक है, और हिम ये एक्शन के रिसीवर है। वन भी जो है यहाँ पर व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, वैसा कोई सेंस यहाँ पर निकल नहीं रहा। द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स, या वुड स्टॉप, ठीक है। तो अब क्या होगा, दैट प्लेन विल टेक ऑफ, प्लेन कब टेक ऑफ होगा, जब थंडर स्टॉर्म में गरज तूफान जो है वो कैसा होगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप्स, ठीक है। तो प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स। देखो मैंने आपसे पहले अभी इफ़ वाला सेंटेंस में बताया था कि जब इफ़ से दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं फ्यूचर के, तो जो इफ़ के साथ वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा फ्यूचर में होगा। ठीक इसी तरह से फ्यूचर के साथ कोई भी कंजक्शन से अगर सेंटेंस जुड़ता है तो कंजक्शन के साथ वाला वाक्य प्रेजेंट में आ जाता है और दूसरा फ्यूचर में होता है। तो द प्लेन विल टेक ऑफ व्हेन द थंडर स्टॉर्म स्टॉप्स, ठीक है। आगे देखते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिएगा। अब बता रहे हैं आपको कि एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, ठीक है। यहाँ पर अच्छा देखो, इसके पहले वाले वाक्य में यहाँ स्टॉप्स का प्रयोग होगा, स्टॉप्ड पास्ट टेंस है, प्रेजेंट नहीं है। वुड स्टॉप ये भी पास्ट टेंस है, विल स्टॉप ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। एक साथ दो फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर होता है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग, है ना, एज एंड एक्सपीरियंस उम्र और अनुभव क्या करते हैं, व्यक्ति को बुद्धि ला के देते हैं। तो ब्रिंग्स का प्रयोग नहीं होगा, ब्रिंग का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर होता तो हम ब्रिंग्स का प्रयोग करते। एज और एक्सपीरियंस मिलाकर कितनी चीज़ें हो गई, दो, यानी क्या हो गया, प्लूरल। और प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ हम करेंगे ब्रिंग का प्रयोग। हैव ब्रॉट प्लूरल, है ना, हैव ब्रॉट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि हमेशा भाई एज और एक्सपीरियंस सच में आदमी को बुद्धि लेके आती हैं, ये बात हमेशा के लिए सत्य है, इसलिए यहाँ पे ब्रिंग का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, व्हेन द डॉक्टर, देखेंगे when the doctor dash the patient was already, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाइड का जो प्रयोग है वो सेकंड फॉर्म में होता है, ठीक है। when the doctor arrived, ये देखो यहाँ पे arrived होगा, ये तो बात समझ लीजिए क्यों होगा, कि ऑलरेडी लगा है, तो ऑलरेडी लगाने पे परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं परफेक्ट टेंस कहीं पर है क्या। देखिए ऑलरेडी ये साथ वाला ही परफेक्ट टेंस होगा, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी वाला सेंटेंस में यहाँ पर परफेक्ट टेंस के लिए जगह नहीं दी हुई है, पर इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो हमने यहाँ पे अराइव्ड लिख दिया। अब क्या आएगा,
डाइंग आएगा नहीं, पेशेंट मर रहा था, ठीक है, पेशेंट मर रहा था, ऐसी कोई बात होगी नहीं, ठीक है, तो डाइंग का प्रयोग यहाँ पर होगा नहीं। डेड, ठीक है, हैड अराइव्ड, व्हेन द डॉक्टर हैड अराइव्ड, हैड अराइव्ड अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब होगा डॉक्टर पहले आ गया था और पेशेंट बाद में मरा था, पर पेशेंट तो पहले से ही मर गया था, तो यानी बाद में जो एक्शन हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो अराइव्ड ठीक है यहाँ। अब सवाल उठता है कि अराइव्ड तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब यहाँ पे डाइड आएगा या डेड आएगा, तो अराइव्ड के साथ में डाइड अगर लिखते हैं तो डाइड बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, इसलिए अराइव्ड के साथ डेड लिखना यहाँ पर ठीक है। डेड का मतलब है मरा हुआ था, ठीक है, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड, जब डॉक्टर पहुँचा तो पेशेंट पहले से ही मरा हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द ग्रेटर द डिमांड द लोअर द प्राइस, या ऐसे ही कुछ होगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस होगा, क्यों होगा देखते हैं। द ग्रेटर, ये कंस्ट्रक्शन होती है कि द ग्रेटर, द के साथ में हम कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यहाँ भी करते हैं और इस जगह पे भी करते हैं। मतलब कैसे निकलेगा कि जितनी ज़्यादा मांग होगी उतना ऊंचा कीमत होगा, ठीक है, तो द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, है ना, जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना हाई जो है वो प्राइस होगा। फिर आगे है, आई न्यू ही वुड नॉट रिटर्न अंटिल ही डैश ऑल हिज मनी, ठीक है, मैं जानता था, आई न्यू ही वुड रिटर्न टिल ही हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी। देखो टिल अंटिल यानी होता है, अंटिल या टिल का मतलब होता है तक, और जब इसका मतलब तक होता है तो यहाँ पर हैज़ स्पेंट का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टिल और अंटिल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ पे ही है तो ही के साथ हैज़ लगाएंगे, हैव वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वुड हैव स्पेंट, अगर यहाँ पर परफेक्ट होता पहला सेंटेंस, आई न्यू की जगह इफ़ आई हैड नोन होता तो यहाँ पर वुड हैव स्पेंट का प्रयोग कर देते, हैड स्पेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अंटिल, अच्छा देखेंगे ज़रा, आई न्यू ही वुड नॉट रिटर्न, एक मिनट फिर से देखते हैं कि आई न्यू ही वुडंट रिटर्न अंटिल ही हैड, जो भाई यहाँ पे देखेंगे ज़रा, ये पास्ट का सेंटेंस है आई न्यू, इसलिए यहाँ हैड स्पेंट का प्रयोग होगा। हैव स्पेंट, हैज स्पेंट प्रेजेंट के हैं, वुड हैव स्पेंट का तब प्रयोग होता इफ़ आई हैड नोन ऐसा होता तब, ठीक है। फिर से देख लें, क्यों होगा? आई न्यू ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर ये भी पास्ट टेंस प्रयोग होगा। प्रेजेंट के दो ऑप्शन तुरंत खत्म हो जाते हैं जब हम पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। वुड हैव स्पेंट का प्रयोग कब होता? अगर आई न्यू की जगह आई हैड नोन हो जाता, ठीक है, तब यहाँ पर आप प्रयोग करते वुड हैव स्पेंट का, तो ऐसा नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर द इन्वेस्टर हु हैज़ डैश मनी यूनिट्स आर गुड ऑप्शंस, ठीक है। अब यूनिट्स मतलब इकाई, उद्योग की इकाई, फॉर द इन्वेस्टर हु हैज़, है ना, यूनिट यानी छोटी इकाई है, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास, फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैज़ डैश मनी यूनिट्स आर गुड ऑप्शंस। अब सो फ्यू जो है, फ्यू किस लिए होता है? काउंटेबल के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वेरी लिटिल मनी ये ज़्यादा लिखना ठीक है, सो लिटिल ये कोई फ्रेज नहीं होता इस तरह का, तो वेरी लिटिल ये ठीक है। आगे देखते हैं, देखेंगे वेरी लिटिल और सो लिटिल एंड वेरी लिटिल। लेट मी चेक, वेट करिए। देखिए इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अभी देखते हैं सो लिटिल वाला सवाल, और ये डिक्शनरी निकालना जी। सो लिटिल का मतलब द मीनिंग ऑफ सो लिटिल। फिर आगे है, देखेंगे ज़रा, अभी इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, प्लीज़ राइट आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ, ठीक है, द 8th चैप्टर और एट द 8th चैप्टर।
प्लीज़ राइट आउट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द 8th चैप्टर नहीं होता, 8th चैप्टर होता है, द 8th चैप्टर होता है, और चैप्टर 8 नहीं होगा, चैप्टर द 8 ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि द 8th चैप्टर बोलते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट मीटिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर द 8th चैप्टर ये हमारा आंसर होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, डैश द टाइमली मेडिकल अटेंशन टू द पेशेंट विद हैव डाइड। तो अगर नहीं मिलता, ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि कारण, भाई टाइमली मेडिकल अटेंशन मिलेगा तो पेशेंट मर जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। पेशेंट वुड हैव डाइड यानी मरीज मर गया होता है, ऐसा मतलब निकलेगा। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, अब इन स्पाइट ऑफ मतलब के बजाय, यानी इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग, हाँ दिखाओ, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय। के बजाय का हम प्रयोग तब करते हैं जब कोई है ना, ठीक है, लीजिए तो देखेंगे अभी इन स्पाइट ऑफ और बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण होता है, बट फॉर आएगा नहीं यहाँ पर, बट फॉर कोई इवन आफ्टर का मतलब के बाद भी। तो अगर देखेंगे कि इवन आफ्टर मतलब के बाद भी, अब सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, द टाइमली मेडिकल अटेंशन, समय पर मेडिकली उसको ध्यान दिया, द पेशेंट वुड हैव डाइड, अगर नहीं देते तो मर जाता, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ का प्रयोग होगा नहीं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ, इवन आफ्टर ज़्यादा ठीक लग रहा है। क्यों लग रहा है कि अगर इवन आफ्टर के बाद भी कोई सेंटेंस आगे पीछे जैसे रहे जो ये कहे कि भाई अगर आप समय पर पेशेंट को नहीं लेके आते तो मेडिकल, नहीं, इवन आफ्टर का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ, कि अगर नहीं करते तो ऐसा हो जाता। इन स्पाइट ऑफ का मतलब है द पेशेंट वुड हैव डाइड, अगर पेशेंट को हम समय पर नहीं देते ट्रीटमेंट, इसकी बजाय मेडिकल टाइमली अटेंशन की बजाय अगर कुछ और होता तो पेशेंट तो मर ही गया होता, इसका यहाँ प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, फॉर द इन्वेस्टर्स हु हैज़ वेरी लिटिल मनी, इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। सो लिटिल अ का प्रयोग नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सो लिटिल अ का मतलब भी वेरी लिटिल ही होता है, और ये कॉमन फ्रेज वेरी लिटिल ही है जिसका हम प्रयोग करते हैं। अभी चेक हो चुका है ये। आगे देखते हैं यूनिट, आगे देखेंगे। अगला सवाल है कि आई वुड रेदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो शब्द है, कौन सा शब्द, रेदर। रेदर जो शब्द है उसके साथ में हम हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाकी ऑप्शन तुरंत खत्म हो जाते हैं। इस सेंटेंस का सेंस निकलता है, आई वुड राइदर डाई देन ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। टेररिस्ट की गैंग ज्वाइन करने के बजाय मैं मरना ज़्यादा उचित समझूंगा या मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। आगे देखते हैं, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल्स। देखिए डॉलर हाईएस्ट लेवल पे था, यहाँ से लोवेस्ट लेवल पर चला गया, तो यहाँ से यहाँ चले गया। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते तो ये संबंध टू से बताया जाता है, इसलिए टू का प्रयोग होगा, बाकी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं हो सकता। क्योंकि आगे देखते हैं फिर, ये इस तरफ के सवाल तो हो गए ख़त्म। अब ये कुछ और सवाल हैं, इनको ज़रा डिस्कस कर लें। आई जस्ट, अब देखेंगे जब भी जस्ट का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। दैट पीटर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, आई जस्ट हैव हर्ड, तो यहाँ पे हैव हर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे आई जस्ट हैव हर्ड, यहाँ पे हैव हर्ड का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं आई जस्ट हैव हर्ड, फिर आगे है, तो इसलिए बाकी का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। टू राइट रेगुलरली डैश इज़ व्हाट शी वांट्स टू डू नाउ, ठीक है। तो रेगुलरली लिखना, अब ये किस लिए करेगी, वो आदमी के पास पर्पस होना चाहिए, फॉर द प्लेजर, ठीक है। फॉर द प्लेजर इज़ व्हाट, फॉर द प्लेजर भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस में हम प्रयोग नहीं करते द प्लेजर, है ना, उसका। विद द प्लेजर खुशी के साथ करेगी, नहीं, वो करना चाहती किस लिए, खुशी के लिए तो करना चाहती है, तो फॉर द प्लेजर आएगा यहाँ पर, विद द प्लेजर नहीं आएगा, इन प्लेजर या फॉर प्लेजर बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आगे है, दिस इज़ अ गुड डैश फॉर द स्कूल, है ना। द गुड क्या है, ये स्कूल के लिए साइट है,
है ना। ये वाला साइड तो दृश्य होता है, ये प्रयोग नहीं होगा। ये साइड का मतलब हत्या होता है, ठीक है। ओ सॉरी, इस साइड का मतलब होता है उदाहरण देना, सॉरी क्षमा कीजिएगा। इस साइड का मतलब होता है उदाहरण देना। इस स्पॉट का मतलब होता है जगह, जैसे एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था वो जगह स्पॉट कहलाएगी, पिकनिक स्पॉट होता है, ठीक है। तो ये साइट जो है, जो जहाँ पे काम चलता है, बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी साइट की बात हम करते हैं ना, तो ये साइट होता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग कहते हैं कि भाई हमारा साइट पे काम चल रहा है, तो वो जो साइट होता है SITE वाला होता है। आगे देखते हैं। I told him dash that the assignment would be impossible without more people. I told him repeatedly का यहाँ पर प्रयोग होगा, repeatedly। told him क्योंकि told जो है वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए repeatedly एडवर्ब का प्रयोग होगा। ly लगाने के बाद यहाँ पे एडवर्ब होगा, ये लगाएंगे तो ये तो एडजेक्टिव हो गया है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया है, और नाउन भी हो गया। आगे देखते हैं। वी डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। अब यहाँ पे हंग आएगा, हैंग आएगा, हैंग्ड आएगा, या हैंगिंग आएगा, क्या आएगा देखते हैं। अगर हम दीवार पे लटकाने की बात करते हैं तो हंग का प्रयोग करेंगे। हैंग्ड का मतलब फांसी लगा देना होता है, हैंग तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और हमेशा हम थोड़ी पिक्चर लटकाते हैं, इसलिए यहाँ पे पास्ट का प्रयोग होगा। हैंगिंग का प्रयोग नहीं हो सकता, कंटिन्यूअस में होता है। We thought the banner would look better with dash change in color combination, ठीक है। ईच कलर चेंज के, है ना, क्योंकि हर रंग अलग अलग तरह का होता है, तो यहाँ पे अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट करने को बताने के लिए वहाँ पे, ठीक है, ईच का प्रयोग होता। क्यों? क्योंकि अगर ऑल का प्रयोग होता तो यहाँ पे कलर की जगह कलर्स का प्रयोग होता, सम का प्रयोग होता तो चेंज की, है ना, सॉरी, ऑल का प्रयोग होता तो चेंज की जगह चेंजेस होता, सम का प्रयोग होता तो चेंज की जगह चेंजेस होता, एवरी का प्रयोग आएगा नहीं, क्योंकि हर रंग समान थोड़ा ही है। तो चीज़ों में जब अंतर होता है, चीज़ों में जब अंतर होता है, ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर, तो ईच का प्रयोग करेंगे। पर अगर चीज़ें इस तरह से समान होती हैं तो एवरी का प्रयोग करते हैं, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर? ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस में हम ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ईच का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है प्राइजेस। प्राइजेस डैश ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, प्राइजेस डैश ड्यूरिंग द वॉर। रेज और राइज या राइजन, राइजिंग, तो राइज का प्रयोग यहाँ पर होगा, ठीक है। क्यों? रेज यानी उठाना होता है, उठना नहीं होता। प्राइजेस अपने आप बढ़ते हैं, कोई बढ़ाता नहीं है। राइजन तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आता है, राइजिंग एमिजार के हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आता है, तो राइज का प्रयोग यहाँ पर, ठीक है। राइज का मतलब बढ़ जाना। प्राइजेस राइज ड्यूरिंग द वार, युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ जाती है। फिर आगे देखते हैं। आई शैल गो एंड डैश डाउन, तो ये लाई का मतलब तो झूठ बोलना होता है, सॉरी, हाँ देखते हैं। लाइड ये आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे फ्यूचर के साथ सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा नहीं। अब लेड का प्रयोग होगा नहीं, ये दो गलत ऑप्शन है। अब लाई और लाई है, ठीक है। अब देखते हैं। इस लाई का मतलब लेटना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, तो यहाँ पर लाई का प्रयोग होगा, ठीक है। लेटना भी होता है, झूठ बोलना भी होता है। ये लाई क्यों नहीं होगा? LAY लाई क्यों नहीं होगा? इसका मतलब लेटाना होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं। ही वॉज डैश पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ डैश मैनर दैट ही हेटेड देम, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ, तो ही वॉज डैश पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ डैश मैनर दैट ही हेटेड देम। ही वॉज ऑलवेज, ऑलवेज तो आएगा, अब पर ऑलवेज आएगा तो माइल्ड यानी कोमल। अब अगर माइल्ड यानी प्यार से अगर पनिशमेंट देंगे तो हेट थोड़ी करेगा, तो यहाँ पे ऑलवेज तो आएगा पर माइल्ड नहीं आएगा। इसी तरह से जो है आप देखेंगे ऑलवेज की जगह अब यहाँ पे कुछ कठोर वाला दंड चाहिए, तो कठोर वाला दंड दो में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसे ऐसे सजा दी गई कि वो इस तरह से कि अपने पेरेंट्स को नफरत करने लगा, ठीक है, वह हमेशा नफरत करता था। तो दूसरा क्या था? अब क्या आएगा? तो कठोर पनिशमेंट मिलेगी तब तो होगा, तो माइल्ड यानी कोमल होता है, काइंड यानी दयालु होता है, तो दोनों चीज़ें होंगी नहीं, तो सीवियर वाला होगा और सीवियर वाला होगा। ही वॉज मच पनिश्ड, मच पनिश्ड का मतलब होता है कि ज़्यादा पनिश किया गया, नहीं, तो जब सीवियर होगा तो मच का प्रयोग कहाँ से हो जाएगा? सीवियर ही तो बता रहा है ज़्यादा पनिश किया गया, इसलिए यहाँ पे ऑफन का प्रयोग होगा। ही वॉज ऑफन पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स इन सच अ मैनर, है ना, इन सच अ सीवियर मैनर दैट ही हेटेड देम, अक्सर वह इतना कड़ाई से वह दंड दिया जाता था पेरेंट्स के द्वारा कि अपने पेरेंट्स को नफरत करने लगा। आगे देखते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, ट्रेन तेज चलना शुरू हो गई, बट
we managed to get into one dash the compartment at the back, है ना। अब क्या है, ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, ट्रेन जो है फास्ट मूव करना शुरू कर दी, ठीक है। बट वी मैनेज्ड, ठीक है, टू, मैनेज के साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, तो टू वाला ऑप्शन कौन से हैं, दो ऑप्शन है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, टू ऑफ और टू फॉर। अब यहाँ पे देखेंगे मैनेज टू गेट इनटू वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट से एक कंपार्टमेंट तो अलग करने के लिए ऑफ का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है द थ्री क्लासिक लैंग्वेजेस डैश द वर्ल्ड आर, तो ऑफ द वर्ल्ड होगा, तीन क्लासिक लैंग्वेजेस पूरी दुनिया की, तो काकी के संबंध में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लगाया जाएगा ऑफ। इसके बाद देखते हैं इफ़ द डैमेज्ड ब्रिज, इफ़ द डैमेज्ड ब्रिज इज ओपन टू ट्रैफिक इट, ठीक है, अगर डैमेज ब्रिज को क्या किया, इज ओपन टू ट्रैफिक, ये क्या होगा, इट विल कोलैप्स, तो ये कोलैप्स हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, शेल कोलैप्स होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो बात होगी वो श्योरली होगी, तो बिल कोलैप्स होगा। कोलैप्स जो होगा नहीं, क्योंकि इफ़ द डैमेज ब्रिज इज, ये प्रेजेंट है, तो कोलैप्स का यहाँ पे प्रयोग होगा नहीं। और ये जो इफ़ का मैंने अभी बताया था आपको कि दो सेंटेंस कंबाइन होते हैं, तो पहला प्रेजेंट का होता है और दूसरा फ्यूचर का होता है, इसलिए विल कोलैप्स यहाँ पर सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। Let's meet in the next video or lesson with some new solution. Thank you. Have a nice day.